नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.डी. महंत। आज का ये वीडियो हमारे मोहना माननीय मनमोहन सिंह जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित है। सबसे पहले मैं उनको सत सत नमन करता हूं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जो उन्होंने इस देश के लिए किया। आज जिस चीज़ पे हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं या कहते हुए थकते नहीं हैं कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं, टॉप के 3 में, तो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो माननीय मनमोहन सिंह जी को जाता है। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्रेडिट माननीय मनमोहन सिंह जी को ही जाता है। मनमोहन सिंह जी का जो बैकग्राउंड है, पाकिस्तान में पैदा हुए, बहुत ही हम्बल परिवार, मतलब गरीब परिवार से थे। जब तक उन्होंने मैट्रिकुलेशन नहीं कर लिया तब तक उनके पास जूते भी नहीं हुआ करते थे, और वो उस गरीब की, उस वंचित की, विस्थापित की जो दर्द है उसे वो बहुत अच्छे से महसूस करते थे। और उनकी जितनी भी वो योजनाएं लेकर आए, वो उससे साफ साफ दिखता है कि वो डाउन टू अर्थ, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए उनकी सारी जो योजनाएं थी वो उन्हीं के लिए थी। तो इसलिए देश को भी उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद जो उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रोटोकॉल के तहत होना था, एक संरक्षित जगह पे जहां पर बाद में मेमोरियल भी बन सकता, उसकी बजाय निगम बोध घाट पर हुआ, जो कि एक सार्वजनिक स्थल है, वहां पर उसको किया गया। वहां पर भी उनके परिवार के लोगों को वो सम्मान नहीं मिला, उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था थी। अंतिम क्षणों में उनको ढूंढा गया कि कहाँ है, कहाँ है। जो व्यक्ति वित्त आयोग में रहा, जो व्यक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रहा, जो व्यक्ति वित्त मंत्री रहा इस देश का, जो व्यक्ति 10 साल तक इस देश का प्रधानमंत्री रहा, उसके साथ ऐसा करना मेरी नज़रों में बहुत ही गलत और शर्मनाक है। मनमोहन सिंह जी ने, उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कह के भी कहा जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। 2004 में भी जब देश की स्थिति आर्थिक स्तर पर बहुत अच्छी नहीं थी, उस समय कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो एक पूरी दुनिया में जाने पहचाने अर्थशास्त्री थे, उनको समझ थी, और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। चलिए, उसके बाद भी अगर 2004 को हम एक्सीडेंटल मान लें, तो 2009 में, जिसमें कि भाजपा की तरफ से माननीय आडवाणी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा रखा गया था, और इधर कांग्रेस ने जो यूपीए है उसमें माननीय मनमोहन सिंह जी को ही फिर से रिपीट करने, यानी कि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा रखा गया था, जिससे कि जनता ने चुना और वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो 2009 में भी वो कहीं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और उनका जो हास्यबोध था वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन मैं तो एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। मतलब इतने सौम्य, उनके साथ जो सिक्योरिटी में थे अरुण साहब, जो अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री के पद पर सुशोभित हैं, उन्होंने बताया कि वो बड़ी गाड़ियों की बजाय अपनी मारुति 800 को ही प्रेफर करने की कोशिश करते थे कि वो गाड़ी तो प्रधानमंत्री की है, मेरी गाड़ी तो ये मारुति 800 है। और उनकी गाड़ी प्रधानमंत्री के गैराज में हमेशा खड़ी रहती थी। उनको उसी से प्यार था, उनको पता था कि यही मेरा है, ये है उनकी सादगी। और जैसे ही, और जो उनके जाने के बाद मेन मीडिया या कहें गोदी मीडिया और बाकी जो हैं, उनका
पूरी उनकी पूरी कोशिश रही कि मनमोहन सिंह जी पे ज़्यादा बात ना हो, क्योंकि जैसे बात होगी तो उनकी अच्छाइयाँ सामने आएगी। 2014 के पहले उनको एक कमज़ोर प्रधानमंत्री, एक कठपुतली प्रधानमंत्री और भ्रष्ट सरकार का मुखिया और न जाने कितने उनके ऊपर तोहमत लगाई गई। और उन्होंने कहा, अपने अंतिम स्पीच में कहा था जब वो प्रधानमंत्री पद छोड़ रहे थे, कि मुझे उम्मीद है कि इतिहास मुझे माइल्ड तरीके से देखेगा। और उनके जाने के बाद ये सिद्ध होता है कि उन्होंने जो जो किया था वो अच्छा किया था। वर्तमान की सरकार जो है वो जिन जिन चीज़ों का ढिंढोरा पीट कर क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, वो सारी की सारी योजनाएं कोरोना काल से लेकर आज तक, मनरेगा को ले लीजिए, मनरेगा में लोगों को रोज़गार मिल रहा है। 100 दिन का जो था वो भले कम हो गए हैं दिन, लेकिन उतने उनको रोज़गार के पैसे मिल रहे हैं। आधार जिससे हर चीज़ जोड़ी जा रही है, भले ही आज उसको डाटा कलेक्शन करके उसका मिसयूज़ करने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन पहले था कि हर नागरिक के पास एक अपना उसका यूनिक नंबर हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो माननीय मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार पे जो 14 के पहले जो आरोप लगे, उनमें इसी आरटीआई का योगदान था कि लोगों ने आरटीआई में मांगा कि ये 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, ये सारी चीज़ों की जानकारी सरकार से मांगी गई, क्योंकि वो आरटीआई कांग्रेस सरकार ही ले आई थी कि सरकार या किसी भी सरकार से पोषित संस्था से आप जानकारी ले सकते हैं, वो आपका अधिकार था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। भले ही वो बात बाद में झूठी साबित हुए। उस समय के सीएजी जो थे राय साहब, उनने बाद में स्वीकार किया कि उनके जितने अनुमान थे या जो आरोप थे वो गलत हुए, और आज तक उन घोटालों की जो कही जाती थी उसमें किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सका। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू फूड, खाद्य अधिकार, ये सारे चीज़ें जब दूसरे उनके कार्यकाल में जब ये सारी चीज़ें जनता को दी जाने लगी, जनता के अधिकार में वो शामिल होने लगी, तो लोगों को तकलीफ हुई कि यार जब सारी चीज़ें जब जनता को मिल जाएंगी तो फिर इस देश में राज करने के लिए बचेगा क्या। और उन्होंने जो भी उस समय रामलीला मैदान पे तथाकथित गांधी और उस समय के मिस्टर क्लीन, सेना के बड़े अधिकारी, ये सारे लोगों को सामने रखकर एक भूमिका बनाई गई, सरकार के खिलाफ भूमिका बनाई गई और सत्ता छीन ली गई मनमोहन सिंह जी से। लेकिन उन्होंने उसी सौम्यता से उसे स्वीकार किया, जनता के फैसले को स्वीकार किया। और मैं इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे एक और बड़े अर्थशास्त्री जी हैं, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो वो अपने आप को मनमोहन सिंह जी के मित्र भी कहते हैं। उनका कहना है कि मनमोहन सिंह जी की रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो बहुत डरपोक थे। वित्त मतलब जो एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला, जिससे देश उभर कर सामने आया आर्थिक शक्ति के रूप में, उसका वो क्रेडिट माननीय नरसिम्हा राव जी को देना चाहते हैं और देते हैं। ये क्रेडिट उनसे इसलिए दिया जाना जरूरी है कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी को अपना वित्त मंत्री बनाया। लेकिन नरसिम्हा राव जी को अगर देखें तो उनका वित्त से किसी भी तरीके से, शैक्षणिक तौर पे, व्यवहारिक तौर से, उनके एक्सपीरियंस के तौर से, पॉलिटिकल कैरियर के तौर से, उनके पास कभी भी ना कभी वित्त मंत्रालय रहा, ना वित्त से संबंधित कोई संस्था में उन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने एक हीरे को पहचाना और हीरे को सामने रखा। ये क्रेडिट उनसे नहीं छीन सकते। लेकिन जो पॉलिसी लाई गई वो मनमोहन सिंह जी द्वारा लाई गई थी, वो क्रेडिट छीनने की कोशिश
स्वामी जी करते हैं। स्वामी जी वर्तमान जहाँ पर हैं, जिस कुनबे से हैं, उस कुनबे के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार, उनकी चीन के प्रति, चीन द्वारा कब्जे की हुई ज़मीनों, इनके बारे में वो हमेशा उनको कोसते रहते हैं। यहाँ तक कि वो अटल जी के चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन वो उस कुनबे को छोड़ नहीं रहे हैं। तो मेरा तो कहना है कि वो उस कुनबे को छोड़ें, फिर आरोप लगाएं, तब बात समझ में आती है। आप वहीं बैठकर ना सुधारते हैं, जब कोई प्रश्न पूछता है तो आप हंस के टाल जाते हैं। मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं, मेरे पास तो सब सबूत हैं। तो किस लिए हैं सबूत? लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने के लिए? आप भी अर्थशास्त्री हैं तो आपको बताना चाहिए, लेकिन आप नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, जो मनमोहन सिंह जी के बारे में कांग्रेस में एक फूट डालने के हिसाब से या विपक्षी लोगों में फूट डालने के हिसाब से कि राहुल गांधी जी ने एक अध्यादेश, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार यानी कांग्रेस में सरकार ने एक अध्यादेश लाई थी, जिसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा की और उसको फाड़ा। अब इसकी सच्चाई को जानने के लिए आपको रिकॉर्ड्स में जाना पड़ेगा। 2013 में एक अधिनियम आया था, लाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, जिसमें दागी जो नेता हैं उनको बचाने का एक तरकीब कहिए या एक अध्यादेश था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट जा रहा था। उसका विरोध किया था राहुल जी ने, और राहुल जी को सिर्फ खड़ा करना है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के सामने खड़ा करना है, इसलिए एक कहानी गढ़ दी गई। राहुल जी ने भ्रष्ट नेताओं को किसी भी कीमत पर न बख्शा जाए, इसलिए उन्होंने उसकी निंदा की थी और ना कि उस बिल को फाड़ा था। और वो जो वीडियो दिखाया जाता है कि सार्वजनिक मंच पर भाषण देते वक्त उन्होंने उस बिल को फाड़ा था, वो बिल उस अध्यादेश आने के 1 साल पहले का उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की कॉपी को उन्होंने फाड़ा था, जिसको अध्यादेश फाड़ने को कहकर ये कहा जाता है कि राहुल जी ने मनमोहन सिंह जी की बिल को फाड़ा और उनकी बेइज्जती की। ये सरासर झूठ है, आप स्वयं जाकर इसे देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसा क्यों हैं कि आप किसी की लाइन बड़ी है, उससे आप बड़ा लाइन नहीं खींच सकते, तो उसे छोटा करने के लिए आप दूसरे जगह से लाइन लेकर आते हैं। कि जब मनमोहन सिंह को आपको डिमीन करना है, नीचे दिखाना है, तो आप कांग्रेस को आगे करते हैं, नरसिम्हा राव जी को आगे करते हैं, राहुल जी को आगे करते हैं। नेहरू जी को आपको जब नीचे दिखाना होता है तो आप सरदार पटेल को ले आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को ले आते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को ले आते हैं। गांधी जी को आपको नीचा दिखाना होता है तो आप भगत सिंह जी को ले आते हैं। आप अपना जो अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी बड़ी लाइन दिखाइए कि आपने क्या किया है, बनिस्बत की सामने वालों को ही नीचा दिखाने की कोशिश करना। मनमोहन सिंह जी ने किया है वो, उसका ये देश ऋणी रहेगा, और इतिहास उनको किस तरीके से याद किया जाएगा वो अभी इस 25 तारीख के बाद से 26 तारीख जब वो गए हैं, इन 3-4 दिनों में ही पूरे विश्व ने देख लिया कि वो क्या थे। वो नायाब हीरा थे, कोहिनूर थे इस भारत के, जिसके लिए दूसरे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने उन्होंने शोक संदेश कहा। आप कुर्सी में नहीं हो तब आपकी कीमत समझ में आती है। कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति को तो सब पूछते हैं, क्योंकि उस कुर्सी की वैल्यू है, उस कुर्सी की कीमत है, उस कुर्सी का महत्व है। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि लोग जाति, धर्म, आस्था इस पे ना जाकर साइंटिफिक वे से लोगों को चीज़ों को समझें। आप जितनी जानकारियाँ लेते हैं, आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इस यूनिवर्सिटी में जो भी जानकारियाँ आती हैं, किसकी बदौलत आती है? कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है,
उस विज्ञान की ही देन है जिससे आप ये सब चीज़ जान पा रहे हैं। लेकिन उसकी सच्चाई नापने वाले जो फैक्ट चेक होते हैं उसमें भी जाइए, आप फैक्ट चेक कीजिए, तब आप चीज़ों को मानिए। मनमोहन सिंह जी ने जो उन्हें करना था, जो उन्हें बोलते हैं कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, न्यूक्लियर डील के समय जो उस समय यूपीए चेयरमैन थी सोनिया जी, उन्होंने तक उनसे कहा था कि सरकार गिर जाएगी, देख के करिए, समझिए इसको पहले। उन्होंने बिल्कुल सरकार गिरने की बात को सामने न रखते हुए उन्होंने न्यूक्लियर डील, क्योंकि वो भारत के लिए फ़ायदेमंद था, उस पे रहे। और इससे साबित होता है कि वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग रीढ़ की हड्डी वाले नेता थे। तो मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो सच को जाने। और मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके जो अंतिम संस्कार में बोध निगम बोध घाट पे जब हुआ, तो जब उनको सैन्य प्रोटोकॉल के तहत मिसेस सिंह को जब तिरंगा सौंपा जा रहा था, उस समय सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन सत्ता पक्ष बैठा हुआ था। वो सत्ता पक्ष जो आज देशभक्ति का पर्याय बनता है, वो सत्ता पक्ष जो लोगों से मित्रवत व्यवहार करने का लोगों को शिक्षा देता है, वो सत्ता पक्ष जो पूरे देश को सब कुछ हरा हरा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो आपने किया है माननीय मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद, मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वो जहाँ पैदा हुए वहाँ के उस गांव ने उनके मेमोरियल के लिए ज़मीन तत्काल उन्होंने ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन भारत सरकार को अभी भी मेमोरियल बनाने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए ज़मीन तो उन्होंने खैर अंतिम संस्कार के लिए दी नहीं। तो ये अच्छा व्यवहार नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा व्यवहार नहीं है, क्योंकि कोई सदा के लिए नहीं है, जो आया है जाएगा। बाद में आपके कर्म ही आपको याद रखने के लिए करें, लोगों को याद कराएंगे। लेकिन अगर देश गड्ढे की तरफ जा रहा हो तो उसको, क्योंकि जब तक देश अगर देश नहीं है तो आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी संपदा किसी काम की नहीं है। सबसे पहले देश, उसके बाद बाकी सब कुछ। मैं पुनः सरदार मनमोहन सिंह जी को मैं सत सत नमन करता हूँ, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। नमस्कार।